नमस्ते आप सबको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आप जहां से भी सुन रहे हैं। की टू कॉन्टेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि आप आज हमारे साथ हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि लगभग हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। ईरान, एक ऐसा नाम जो हम रोज सुनते हैं। कभी मिसाइल हमले की खबर आती है, कभी किसी विरोध प्रदर्शन की, तो कभी नए प्रतिबंधों की। बिल्कुल। लेकिन ये खबरें हमेशा ना टुकड़ों में आती हैं और पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं हो पाती। सही बात है। और आज हमारी कोशिश यही है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी और साफ तस्वीर बनाई जाए। हाँ, मतलब हम यहाँ किसी का पक्ष लेने या बहस करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर एक संदर्भ देना चाहते हैं ताकि चीजें थोड़ी और साफ हों। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की गांठें खोलते हैं। ईरान के अंदर असल में हो क्या रहा है, सत्ता की चाबी किसके हाथ में है, और आखिर ये देश दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से, मतलब वो वहां के आम लोगों की जिंदगी से। आज ईरान में जो हकीकत है वो बहुत बहुत तनाव भरी है। आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सबसे पहले वही। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आधिकारिक तौर पर महंगाई दर 40 से 50% बताई जाती है। आधिकारिक तौर पर? इसका मतलब तो यह हुआ कि असलियत में ये और भी ज्यादा महसूस होती होगी, खासकर खाने पीने की चीजों और दवाइयों पर। बिल्कुल। आम लोगों के लिए तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। आप सोचिए कि किसी की जिंदगी भर की बचत की कीमत हर महीने घटती जा रही हो। ईरानी रियाल लगातार गिर रहा है और युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और मुझे लगता है कि यही आर्थिक घुटन फिर सड़कों पर गुस्से की शक्ल में दिखती है ना? हमने हाल के सालों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे 2022 में मासा अमीनी की मौत के बाद जो नारी जीवन स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, वो तो पूरी दुनिया में फैल गया था। हाँ, और उससे पहले 2019 में ईंधन की कीमतों को लेकर हुए प्रदर्शन। ये सिर्फ पैसे या रोटी की लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये अपनी गरिमा, अपनी आजादी और एक बेहतर भविष्य की लड़ाई है। लोग एक साथ दो सवाल पूछ रहे हैं, हम जिएं कैसे और हम ऐसे क्यों जिएं? वाह, पहले सवाल में रोटी है और दूसरे में सम्मान। बिल्कुल। तो यहाँ एक बात समझ नहीं आती, अगर लोग इतने परेशान हैं, महंगाई आसमान छू रही है और इतने बड़े बड़े विरोध हो रहे हैं, तो फिर ये सत्ता टिकी कैसे हुई है? देश को असल में चला कौन रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही ईरान को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। ईरान की जो सत्ता संरचना है वो बाहर से देखने में एक पहेली जैसी लगती है। उसे ही थोड़ा आसान करते हैं। हाँ, तो कागज पर इसे कहते हैं थियोक्रेटिक रिपब्लिक। धर्मतांत्रिक गणराज्य। जी, पर इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसके दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया को दिखता है, एक चुनी हुई सरकार जिसमें राष्ट्रपति और संसद हैं। अच्छा, तो राष्ट्रपति एक तरह से सरकार का सार्वजनिक चेहरा हो गए, जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझा आपने। राष्ट्रपति बिल्कुल सीईओ की तरह हैं। वो रोजमर्रा का काम देखते हैं, कैबिनेट चलाते हैं, अर्थव्यवस्था संभालते हैं। लेकिन जैसे हर सीईओ के ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक चेयरमैन होता है जिसके पास असली ताकत होती है। बिल्कुल। तो ईरान में वो चेयरमैन कौन है जिसके पास वीटो पावर है? वो है सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनाई। असली शक्ति, अंतिम अधिकार उन्हीं के पास है। अच्छा। वो देश के सभी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। देश की हर बड़ी नीति, चाहे वो विदेश नीति हो या परमाणु कार्यक्रम, उस पर उनका फैसला आखिरी होता है। राष्ट्रपति आते जाते रहते हैं, सर्वोच्च नेता वहीं रहते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को, इस अधिकार को जमीन पर लागू कौन करता है? कोई बहुत शक्तिशाली समूह तो होगा जो इसकी रक्षा करता होगा। मैंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के बारे में काफी सुना है। हाँ, IRGC। ये सिर्फ एक सेना तो नहीं है, है ना? नहीं, ये सेना से कहीं कहीं ज्यादा है। IRGC को 1979 की क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था, तो ये एक वैचारिक सेना है। लेकिन पिछले 40 सालों में ये सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं रही, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन चुकी है। मतलब ये राज्य के भीतर राज्य वाली बात हो गई। एकदम सही। ये बहुत अहम बात है। उनका नियंत्रण ईरानी अर्थव्यवस्था की धमनियों पर है। कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, तेल और गैस, हर बड़े सेक्टर में उनसे जुड़ी कंपनियां हैं। तो मतलब उनके पास बंदूकें भी हैं और पैसा भी? हाँ, और ये कॉम्बिनेशन उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। ओह वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि देश की आर्थिक हालत कितनी भी खराब हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर आम लोगों पर कितना भी पड़े, IRGC पर उतना असर नहीं होता, क्योंकि उनके पास अपने संसाधन हमेशा बने रहते हैं। वो सरकार के बजट पर निर्भर ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज है।
वो प्रतिबंधों से काफी हद तक इम्यून है, क्योंकि उनका अपना एक पूरा आर्थिक साम्राज्य है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए अब देश के बाहर देखते हैं। ईरान की विदेश नीति को अक्सर आक्रामक बताया जाता है। इसके पीछे क्या सोच है? मैंने फॉरवर्ड डिफेंस की एक रणनीति के बारे में पढ़ा है। देखिए, इस रणनीति को समझने के लिए हमें 1980 के दशक में लौटना होगा। ईरान इराक युद्ध, वो एक बहुत ही क्रूर और विनाशकारी युद्ध था जो 8 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए। उस युद्ध ने ईरान की सोच पर एक गहरा सदमा छोड़ा और उसी सदमे से एक सबक निकला। फिर कभी अपनी धरती पर इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होने देंगे। अच्छा, तो अगर लड़ाई होनी ही है, तो वो किसी और के आंगन में, ईरान की सीमाओं से मीलों दूर लड़ी जाएगी। ये है फॉरवर्ड डिफेंस। एकदम सही। और इसी रणनीति को लागू करने के लिए वो प्रॉक्सी समूहों का एक नेटवर्क चलाते हैं, जिसे प्रतिरोध की धुरी या एक्सेस और रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें इराक में सिया मिलिशिया हैं, सीरिया में असद सरकार को समर्थन है, यमन में हूती विद्रोही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण लेबनान में हिजबुल्ला। हिजबुल्ला तो इतना शक्तिशाली है कि उसे लेबनान की राष्ट्रीय सेना से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो ये सारे समूह ईरान के लिए एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, एक बफर जोन। बिल्कुल। ये ईरान को अपनी सीमाओं से बहुत दूर अपनी ताकत दिखाने और अपने दुश्मनों को उलझाए रखने में मदद करते हैं। और पड़ोस में उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, सऊदी अरब और इजराइल। जी। लेकिन एक मिनट, जब देश के अंदर लोग महंगाई से इतने परेशान हैं, तो क्या सरकार पर यह दबाव नहीं बनता कि वो इन प्रॉक्सी समूहों पर इतना पैसा और संसाधन खर्च करना बंद करे? ये सवाल ईरान के अंदर भी उठता है। विरोध प्रदर्शनों में कई बार ऐसे नारे लगे हैं, लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए ये खर्च एक जरूरत है, मजबूरी है। अच्छा। उनके लिए ये अपने अस्तित्व को बचाने का निवेश है। वो इसे देश की सुरक्षा पर होने वाले खर्च की तरह देखते हैं, भले ही वो देश की सीमाओं के बाहर हो रहा हो। समझ गई। अब सऊदी अरब और इजराइल की बात करते हैं। सऊदी अरब के साथ जो संघर्ष है, उसे अक्सर सुन्नी बनाम शिया की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। और वो इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एक भू राजनीतिक होड़ है कि मध्य पूर्व का असली ताकतवर कौन होगा, फारस की खाड़ी का शहंशाह कौन बनेगा। ये नेतृत्व की लड़ाई है। और फिर है इजराइल। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि 1979 की क्रांति से पहले तो वे सहयोगी हुआ करते थे। हाँ, क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। नई इस्लामी गणराज्य ने अपनी पहचानी महान शैतान अमेरिका और क्षेत्र में उसके सबसे बड़े सहयोगी इजराइल के विरोध पर बनाई। और अब ये टकराव एक शैडो वॉर यानी एक अप्रकट युद्ध में बदल चुका है। बिल्कुल, एक ऐसा युद्ध जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा मैदान शायद ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। हाँ, तो इस पे आते हैं। ईरान हमेशा कहता है कि ये शांतिपूर्ण मकसद यानी बिजली बनाने के लिए है, लेकिन दुनिया को इस पर यकीन क्यों नहीं होता? दुनिया को यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट, हाँ, वो एक दोहरी उपयोग वाली तकनीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार है। ठीक है। आप उसे कानून के दायरे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चला सकते हैं, जो बिजली बनाने जैसा है। लेकिन उसी कार में 250 की रफ्तार तक जाने की क्षमता भी है, जो परमाणु बम बनाने जैसा है। तो चिंता इस बात की है कि ईरान के पास 250 की रफ्तार वाली कार है, भले वो अभी 100 पर ही चला रहा हो। एकदम। दुनिया को असल में डर है कि ईरान ब्रेकआउट क्षमता हासिल करना चाहता है, यानी सारी तैयारी पूरी रखना ताकि जरूरत पड़ने पर वो बहुत तेजी से बम बना सके। ठीक है। ईरान के लिए यह परमाणु क्षमता एक तरह से अंतिम बीमा पॉलिसी है। बीमा पॉलिसी? किसके खिलाफ? आक्रमण के खिलाफ। ईरानी नेतृत्व अपने पड़ोस में देखता है, वो इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी का हश्र देखता है, जिन्होंने अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था, और बाद में उनकी सत्ता का क्या हुआ? हाँ, और फिर वो उत्तर कोरिया को देखता है, जिसके पास बम है और वो सुरक्षित है। उनके लिए सबक साफ है, परमाणु क्षमता ही सुरक्षा की असली गारंटी है। इस पूरी कहानी में अमेरिका की भूमिका बहुत बड़ी रही है, खासकर अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंधों की रणनीति। बिल्कुल। इसके जवाब में ईरान ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई है। चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं? चीन के साथ रिश्ता पूरी तरह से व्यावहारिक और लेन देन का है। चीन को अपनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा चाहिए, और ईरान को अपने तेल के लिए एक बड़ा ग्राहक चाहिए जो अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करे। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में एक शक्तिशाली दोस्त। बिल्कुल। और रूस के साथ जो रिश्ता है, वो अब एक गहरा रणनीतिक गठबंधन बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ये और भी मजबूत हुआ है। हाँ, आप इसे प्रतिबंधों से घिरे देशों का गठबंधन कह सकते हैं।
दोनों ही पश्चिमी दबाव का सामना कर रहे हैं और एक दूसरे में एक स्वाभाविक सहयोगी देखते हैं। ईरान रूस को ड्रोन देता है और बदले में उससे उन्नत सैन्य तकनीक मिलने की उम्मीद करता है। इस जटिल शतरंज के बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है? ये तो बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा होगा। बिल्कुल, भारत रणनीतिक तटस्थता की एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल से दोस्ती, दूसरी तरफ ईरान से पुराने रिश्ते। हाँ, और आज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कनेक्टिविटी, और उसकी चाबी है ईरान का चाबहार बंदरगाह। अच्छा, चाबहार। ये बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक सपना है, इसलिए वो ईरान से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं, जो मैंने शुरू में भी पूछा था। इतने प्रतिबंधों, इतने दबाव और अंदरूनी समस्याओं के बावजूद ईरान को हराना या झुकाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं जो ईरान को एक बहुत मजबूत किला बनाते हैं। पहला है भूगोल। ईरान एक प्राकृतिक किला है। प्राकृतिक किला? हाँ, जिसके पश्चिम में जाग्रोस पर्वत की विशाल दीवार है और पूरब में रेगिस्तान। ये इराक जैसा सपाट देश नहीं है जिस पर आसानी से हमला किया जा सके। दूसरा कारण शायद उसका आकार और जनसंख्या होगी। हाँ, ये फ्रांस से 3 गुना बड़ा है और यहाँ लगभग 9 करोड़ की बेहद देशभक्त आबादी है। इतिहास गवाह है कि बाहरी हमले के समय ईरानी हमेशा एक हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल, ये दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा नियंत्रित करता है। एक बहुत ही संकरा रास्ता है। और उसे बंद करने की धमकी ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। हाँ, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज एक तरह से ईरान के हाथ में है। अगर वो इसे बंद कर दे तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था तुरंत घुटनों पर आ सकती है। ये तो एक जबरदस्त हथियार हुआ। और वो इस हथियार का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो इन सब बातों को समेटें तो आखिर ईरान चाहता क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? सम्मान और सुरक्षा। वो खुद को एक महान प्राचीन सभ्यता और अपने क्षेत्र के एक स्वाभाविक नेता के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, उनके साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में व्यवहार करें, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या जिसे हुक्म नहीं दिया जा सकता। वो बराबरी का दर्जा चाहते हैं। बिल्कुल। ये साफ है कि ईरान सिर्फ एक अखबार की सुर्खी नहीं है। ये शक्ति, दबाव, राष्ट्रीय गौरव और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत ही गहरी और जटिल कहानी है। ये था कीटो कॉन्टेक्स्ट, जहां हम खबरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। हमारे अगले एपिसोड तक अलविदा। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई अब काफी वृद्ध हो चुके हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा? क्या IRGC जैसे कट्टर ताकतें और मजबूत होंगी? क्या ये ईरान को अंदर से बदल देगा, या ये इस संवेदनशील क्षेत्र में एक नए और शायद और भी खतरनाक संघर्ष को जन्म देगा?